दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पीयूष तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का महाराणा प्रताप कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पूरे 2 महीने बाद हम ये वीडियो डाल रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो भाई, सबसे पहले हमें जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में पढ़ना है वो है भारतीय शासन अधिनियम 1935। दरअसल ये कोई विदेशी स्रोत नहीं है, बल्कि ब्रितानी सरकार ने यानी कि अंग्रेज जब राज कर रहे थे तो वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 लेकर के आए थे। जो हमने पहले भी पढ़ा है कि संविधान जब तक बन नहीं जाता, हमने क्या पढ़ा था, तब तक देश कैसे चलेगा, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा चलेगा। ठीक है। अब भैया, हमने इस भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो कि अंग्रेजों ने बनाया था, उससे हमने लगभग 250 अनुच्छेद जो है सीधे के सीधे उठा करके हमारे संविधान में ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि भाई, संघीय योजना हम लेकर के आने वाले थे और वही संघीय योजना भारतीय शासन अधिनियम 1935 में थी। अब भैया, सवाल ये उठता है कि संघीय योजना क्या है। देखो, हमारे यहाँ पे जब भी चुनाव होते हैं तो आप 2 चुनावों में जाकर के वोट करके आते हो। ठीक है। एक बार पंचायत को, म्यूनिसिपैलिटीज को, वार्ड को, इनको छोड़ दीजिएगा। 2 चुनाव आम चुनाव होते हैं, एक आपके राज्य के और दूसरे होते हैं सर केंद्र के, यानी कि संसद के, लोकसभा के, जो कि अभी 2024 मई जून के अंदर होने वाले हैं। यानी कि संघीय योजना में क्या होता है सर, एक तो संघ की सरकार होगी जहां पे अभी मोदी जी हैं, ठीक है, जहां पे संसद होगी विधायिक, और दूसरी होगी सर राज्य की सरकार, जो कि जैसे आप अगर यूपी में रह रहे हैं तो योगी सरकार, अगर आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो मोहन यादव की सरकार, अगर आप राजस्थान में रह रहे हैं तो राज्य की सरकार। संघीय ढांचा या संघीय योजना क्या हो गई भैया, एक तो राज्य में सरकार होगी और दूसरे केंद्र में सरकार होगी। केंद्र सरकार की ताकत पूरे देश के ऊपर होगी, वहीं अलग अलग राज्य सरकारें जो हैं वो अपनी ताकत कहाँ तक रखती है, अपने राज्य तक रखती है। दूसरा सर, हमने वहां से क्या उठाया, तो भैया राज्यपाल का कार्यालय कैसा होगा वो भी हमने 1935 से उठाया था। दूसरा, आपातकाल के प्रावधान क्या होंगे। देखो, आगे हम आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन 3 तरीके के आपातकाल होते हैं। ठीक है। कितने तरीके के होते हैं सर? 3 तरीके के। पहला आपातकाल 352 में दे रखा है, दूसरा उसमें आप 4 जोड़ लेंगे 356, और फिर उसमें 4 जोड़ लेंगे तो सर 360 है। पहला आपातकाल क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, या मैं कहूँ नेशनल इमरजेंसी। दूसरा सर प्रेसिडेंट रूल, और तीसरा जो है, जो अनुच्छेद 360 में दे रखा है सर, वो होता है वित्तीय आपातकाल, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी इतना इनके ऊपर गौर करने की जरूरत नहीं है। दूसरा सर यूपीएससी हो गया, लोक सेवा आयोग हो गया, जो आईएएस वगैरह का एग्जाम कराता है, वो भी हमने कहाँ से उठाया भैया, भारतीय शासन अधिनियम 1935, यानी कि लोक सेवा आयोग पहले से हुआ करता था। उसके बाद में सर प्रशासनिक विवरण, ठीक है, प्रशासन कैसा होगा उसका पूरा विवरण जो है, ठीक है, वो सब कहाँ से हमने उठाया, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से उठाया। उसके बाद में सर हम पे राज कर रहे थे ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स का जो संविधान था वहां से हमने क्या क्या लिया भैया, संसदीय सरकार। देखो, संसदीय सरकार लेने का एक ये भी सबसे बड़ा कारण था कि हमारे देश की जो सरकार है, जो संसदीय सरकार चल रही थी, आज़ाद होने से पहले हम उसके प्रति ज़्यादा यूज टू हो गए थे। हम नहीं चाहते थे कि हम कोई अमेरिका में जिस तरीके से सरकार चलाई जाती है, कोई नया तौर तरीका उठाए, उसकी खामियों से हम ज़्यादा अवगत नहीं होंगे। सही बात है, लेकिन जो सरकार हमने देखी है, जो कामकाज हमने देखा है, हम उसकी खामियों से, उसकी अच्छाइयों से पहले से अवगत थे। तो ये हमारे लिए बहुत आसान था कि भैया हम संसदीय सरकार को उठाएं और हमारे संविधान में जोड़ लें और हम संसदीय सरकार द्वारा ही कामकाज करें। उसके बाद में क्या आता है सर, कानून का शासन। कानून का शासन होगा, ठीक है। कानून का शासन मतलब क्या होता है कि भैया जो भी फैसला होगा, न्याय होगा, वो कौन करेगा, कानून करेगा। किसी राजा की नहीं चलेगी, भीड़तंत्र की नहीं चलेगी, किसकी चलेगी सर, केवल और केवल कानून की चलेगी, संविधान की चलेगी। कोई इंसान किसी को उठ के ये नहीं बोल सकता कि भैया ये दोषी और इसको सजा दे दो। नहीं, दोषी है कि नहीं है ये कौन तय करेगा, कानून तय करेगा, न्यायपालिका तय करेगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में है सर एकल नागरिकता। एकल नागरिकता हमने कहाँ से उठाई भैया, ब्रिटिशर्स से उठाई। अगर आप अमेरिका में जाएंगे, अमेरिका में अलग अलग राज्य होते हैं, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग राज्य हैं। अमेरिका में क्या एक अलग से पंगा हो रखा है कि वहाँ पे हर इंसान की 2 नागरिकता होती है। एक तो भाई वो जो है यूएसए का, यानी कि अमेरिका का जो है नागरिक है वो,
और दूसरा, अगर मान लो आप कैलिफोर्निया में रह रहे हो, अमेरिका के एक राज्य है कैलिफोर्निया, या फिर आप न्यूयॉर्क में रह रहे हो, तो आपकी कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क की भी एक नागरिकता होगी। यानी कि एक नागरिकता आपको राज्य दे रहा है, एक नागरिकता जो है आपको आपका देश दे रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे कितनी नागरिकता होती है एक इंसान की? भैया एक नागरिकता होती है, जिसे हम एकल नागरिकता कहते हैं, और ये हमने ब्रिटिश संविधान से उठाया है। उसके बाद में सर, जब आप सरकार चुनेंगे, आप संसद के अंदर लोगों को प्रतिनिधित्व करके भेजेंगे वोट द्वारा, वहां पे क्या होगा सर, एक सरकार बनेगी, और उस सरकार के कुछ मंत्री होंगे भैया जो कैबिनेट मंत्री कहलाएंगे। वो कैबिनेट प्रणाली जो कि पूरे देश को चलाती है, क्या नीति बनाई जाएगी, क्या कानून नया लेके आया जाएगा, वो सब कैबिनेट प्रणाली देखते हैं। वो कैबिनेट प्रणाली भी हमने कहाँ से उठाई भैया? ब्रिटिश संविधान से उठाई थी। उसके बाद में भैया आता है संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता। पहले हम समझते हैं कि भैया द्विसदनीयता क्या होती है। भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि संसद के कितने भाग है, तो अपन ने ऊपर पढ़ा था कि भैया 3 भाग होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया संसद के कितने सदन होते हैं, तो आप भैया बोलोगे केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि 2 सदन। इसलिए हमने क्या बोला? द्विसदनीयता। द्वि मतलब होता है सर 2, और सदन मतलब होता है सर सदन, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि 2 सदन हमारे संसद के अंदर होंगे। ये कहाँ से लिया हमने? ये भैया ब्रिटिश संविधान से लिया। संसदीय विशेषाधिकार मतलब हमारे संसद के जो मेंबर्स हैं उनको अलग अलग विशेषाधिकार दे रखे हैं, कि भाई जो एक आम नागरिक को नहीं मिलते। ठीक है भाई, आपका प्रतिनिधित्व है, लाखों करोड़ों लोग की उनके ऊपर जिम्मेदारी है, ठीक है, तो उनको कुछ विशेष अधिकार भी मिलेंगे। तो वो भी हमने कहाँ से उठाए हैं सर? जो हमारे ब्रिटिश संविधान से उठाए। ठीक है, अगर मैं इसका एक उदाहरण आपको दूं, अभी अभी 1-2 दिन पहले ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई इंसान रिश्वत लेता है और फिर लोकसभा या राज्यसभा के अंदर वोट करता है, तो पहले जो है वो दंडनीय नहीं था, लेकिन अब उसे दंडनीय कर दिया गया है। पहले नहीं था मतलब विशेषाधिकार दिया गया था, लेकिन अब उस विशेषाधिकार को न्यायपालिका ने छीन लिया है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। हम लोग इसको बाद में करंट अफेयर्स में कवर कर लेंगे अच्छे से। भैया फिर चलते हैं हम अमेरिका की तरफ। अमेरिका से हमने क्या उठाए? हमेशा याद रखना, जो भी जनता और समाज से संबंधित चीज हो वो हम अमेरिका से लेते हैं। जैसे कि मौलिक अधिकार सर, समाज को मिले हुए हैं, समाज के अधिकार हैं, समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर मौलिक अधिकार नहीं होगा। तो ये हमने कहाँ से उठाया भैया? अमेरिका संविधान से उठाया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तो भैया सरकारें अच्छे से काम करेगी। उदाहरण एक देता हूं सर, हमारे 2018 में मोदी सरकार चुनावी बॉन्ड लेकर के आई। क्या था सर चुनावी बॉन्ड? चुनावी बॉन्ड ये मान लीजिए कि अगर मान लो आप में से कोई करोड़पति अरबपति है या ना भी हो, ठीक है, और अगर आप किसी एक विशेष पार्टी को चंदा देना चाहते हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई और हो, ठीक है, तो सर आप इनको एसबीआई के माध्यम से बॉन्ड की तरह से, ठीक है, जैसे कि मान लो आपने बॉन्ड खरीदा 1000 का और किसके नाम कर दिया आपने? भैया भाजपा के नाम कर दिया, ठीक है, तो चुनावी बॉन्ड जो है वो एसबीआई जारी करता है, और उसमें क्या होगा सर, आप उस बॉन्ड के रूप में आप किसी पार्टी को चंदा दे रहे हो सर, ठीक है। अब यहाँ पे गलती क्या की सर मोदी सरकार ने? जब वो ये कानून लेकर के आए चुनावी बॉन्ड का, तो उन्होंने कहा कि कोई भी अगर किसी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को अगर चंदा देता है तो उसका नाम उजागर नहीं किया जाएगा। अब आप सोचिए सर, ये पारदर्शिता के कितना खिलाफ है, ठीक है। अगर हम देखें अनुच्छेद 21 में, हम आगे जाकर के पढ़ेंगे राइट टू लाइफ, अनुच्छेद 21 में ये कहा गया है कि सर जो भी चुनाव होंगे उसमें एक पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि इंसान जो है, जो हमारे भारतवासी वो अपनी सरकार चुन रहे हैं। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि किसके पैसे से चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। दूसरा सर, इसके खिलाफ एक और जो है सबसे बड़ा, मैं ये कहूँ कि गलत चीज जो थी वो ये थी कि सर काला धन बहुत ज्यादा चंदे के रूप में दिया जा रहा था और उसे वाइट पैसा बनाया जा रहा था। तो सर अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया, और ये कहा गया कि भैया एसबीआई वालों 3 हफ्ते में आप हमें ला करके सबके नाम दीजिए जिन्होंने चुनावी बॉन्ड अलग अलग पार्टियों को दिया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पे उसे क्या कर दे सर, उन नामों को अपलोड कर दिया जाए। और एसबीआई ने अभी कल ही याचिका डाली है कि सर हम चुनावों के बाद में, यानी कि लोकसभा चुनावों के बाद में सारे नाम उजागर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय इसमें लग जाएगा।
ठीक है, वो आगे देखेंगे कि अब हमारा सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, लेकिन आगे चलते हैं सर। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अलावा ऐसे न्यायिक समीक्षा क्या होती है सर? न्यायिक समीक्षा आपको 2 मिनट में मैं बता देता हूँ। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हमारे संसद ने चुनावी बॉन्ड का कानून लेकर के आया, ठीक है। अब आप भैया इस कानून के खिलाफ जो है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर चले गए और आपने ये कहा कि भैया ये एक तरीके से असंवैधानिक है, ये पारदर्शिता के खिलाफ है, ये राइट टू इंफॉर्मेशन के खिलाफ है, या आर्टिकल 21 के खिलाफ है, और ये काले धन को बढ़ावा देता है। अब न्यायपालिका ने क्या की सर? उस कानून की समीक्षा की, और इसे ही हम क्या कहते हैं? न्यायिक समीक्षा। और ये हमने कहाँ से लिया? अमेरिकी संविधान से लिया। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। उसके बाद में सर राष्ट्रपति का महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को जब हटाया जाता है तो हम उसे बोलते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग या राष्ट्रपति महाभियोग। कभी भी आप न्यूज में ये नहीं देखेंगे राष्ट्रपति को हटा दिया, नहीं भाई, इज्जतदार आदमी है, उसके लिए हमने क्या शब्द इस्तेमाल किया? महाभियोग, कि राष्ट्रपति का हुआ महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को हटा दिया गया। ठीक है सर, ये हमने कहां से लिया? अमेरिकी संविधान से लिया। उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से किस तरीके से हटाया जाएगा, संसद में क्या प्रक्रिया होगी, 3 लोगों की जो है कमेटी बनेगी, वो सब हमने कहां से लिया? अमेरिकी संविधान से लिया। हम न्यायपालिका में इसके ऊपर अच्छे से पढ़ेंगे। सर उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया? सर उपराष्ट्रपति का पद भी जो है वो हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो हम चलते हैं सर आयरिश संविधान। आयरिश संविधान कहाँ का है? आयरलैंड का संविधान है। हमने पढ़ा था इंग्लैंड के बगल में यानी कि पश्चिम में सर एक द्वीप है, वो है आयरलैंड। वहां का संविधान को कहते हैं आयरिश संविधान। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम कहां से उठाते हैं? भाग 4 को आयरिश संविधान से उठाते हैं। सर ये नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं? एक लाइन में बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम तुरंत जो है अचीव नहीं कर सकते, यानी कि एक तरीके से उनको हासिल नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सर। मैंने ये कहा कि आज आप स्वतंत्र हो जाते हो, ठीक है, यानी कि मैं अगर आपको कहूं आपको बोलने की स्वतंत्रता है, यानी कि अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड क्या कहां से मिलता है? सर भाग 3 मौलिक अधिकार। जिस दिन मैं कहूंगा कि आज से सबको भैया बोलने की आजादी है तो वो तुरंत मिल गई। लेकिन सर मैं ये कहूं कि हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखना है तो वो एक दिन में नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें रोज अलग अलग नीतियां बनानी पड़ेगी। कई सालों बाद जाकर के पर्यावरण जो है वो स्वच्छ होगा। और ऐसी चीजें जो हम आगे जाकर के नीतियां बना करके कानून बना करके हासिल करेंगे, जिन्हें एक दिन में हासिल करना संभव नहीं है, वो हमने कहाँ जोड़ दिया सर? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि भाग 4 में जोड़ दिया। इसको एक और तरीके से कह सकता हूं कि संविधान ने वादा किया कि संसद द्वारा जनता को ये वचन दिया जाता है, ये वचन हम आने वाले समय में पूरे करेंगे। और वो वचन, वो वायदे, वो प्रॉमिसेस हमने कहाँ जोड़े सर? नीति निर्देशक सिद्धांत में जोड़ दिए, यानी कि भाग 4 में जोड़ दिए। संविधान ने किसको ये माफ कीजिएगा, संविधान ने किसको ये कहा कि भैया ये सारे वचन आपको पूरे करने हैं? सरकारों को और संसद को। ये आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी सर। फिर आता है सर कनाडा का संविधान। कनाडा कहाँ पड़ता है सर? अगर आप यूएसए, नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तर अमेरिका द्वीप को देखेंगे, महाद्वीप को देखेंगे, तो सर ऊपर की तरफ कनाडा पड़ता है, ठीक है। तो संघात्मक विशेषता है भाई, ये संघीय सरकार में क्या क्या विशेषताएं होगी, वो कहां से ली? कनाडा से ली। अब अगला है सर क्या? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी। अब ये अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है, जल्दी से मैं आपको समझा देता हूं। अवशिष्ट शक्तियां मतलब देखो हमारे यहाँ पे 3 सूचियां हैं। पहली सूची कौन सी है सर? यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची, फिर राज्य सूची, और फिर जो होता है ऐसी सूची होती है जिसपे संघ और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कल को कोई ऐसी समस्या आ जाती है जो उस लिस्ट के अंदर रेखांकित नहीं है, उनके बारे में लिखा हुआ नहीं है, तो फिर कानून कौन बनाएगा? ठीक है, कोई नई समस्या आ गई, मान लीजिए एलियन जो है वो उतर के आ गए धरती पे। अब कहाँ पे लिखा हुआ है सर? एलियन के ऊपर कौन कानून बनाएगा? कि राज्य भी बना सकता है या केंद्र भी बना सकता है या दोनों बना सकते हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ तीनों सूचियों के अंदर। तो भैया ऐसी कोई समस्या आती है तो हमेशा वो शक्ति किसके पास होगी? कानून बनाने की केंद्र सरकार के पास होगी। उसे कहते हैं सर अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट सूची। आपको समझ में आ गया होगा।
अगली चीज सर, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया क्या होगी, वो हम कहाँ लिखते हैं भैया, कनाडा के संविधान से लिया। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार क्या होता है सर, हम न्यायपालिका में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन 2 मिनट में बता देता हूँ। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से 2 चीजों के अंदर सलाह ले सकता है। पहली चीज क्या सर, कोई भी आजादी से पहले अगर संधि हुई है और उसकी वजह से कोई समस्या उठ गई है, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय से क्या लिया जाएगा सर, सलाह ली जाएगी, और वो सलाह कौन लेगा, राष्ट्रपति लेगा। दूसरी क्या होती है सर, कोई भी जनता के जनता, मैं आपको अगर कहूं लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हो या जनता के लिए कोई अच्छी चीज हो, उसके अंदर अगर सलाह किसी ने लेनी है, प्रेसिडेंट को लेनी है, तो वो किससे लेगा सर, सर्वोच्च न्यायालय से लेगा। और ये सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार में आता है, जो हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है सर, फिर हम चलते हैं सर ऑस्ट्रेलियाई संविधान में। तो समवर्ती सूची जो है वो हमने कहाँ से ली, वो हमने ऑस्ट्रेलिया संविधान से ली। क्या होती है सर समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का अर्थ है कि मान लीजिए एक होती है सर राज्य सूची, यानी कि ये जो है सब्जेक्ट्स हैं, इनके ऊपर केवल राज्य ही कानून बना सकता है। दूसरी होती है सर संघ सूची, यानी कि यूनियन लिस्ट, ऐसे टॉपिक्स, ऐसी समस्याएं, ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर केवल संघ जो है वो कानून बना सकता है। और तीसरी सूची सर होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो सूची होती है जिस पे राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। अब भैया सवाल उठता है, केंद्र और राज्य ने दोनों ने कानून बना दिया तो फिर क्या होगा, तो सर केंद्र ने जो कानून बनाया है वो माना जाएगा। दूसरा सर, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक जो होगी संसद के दोनों सदनों की, कुछ कुछ मामलों में वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से बिल्स के अंदर होती है, कौन कौन से विधेयक में होती है, कहाँ नहीं होती, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन जो संसद की संयुक्त बैठक है वो हमने कहाँ से उठाई, तो भैया ऑस्ट्रेलियाई संविधान से उठाई है। सोवियत संविधान से हमने क्या उठाया, मौलिक कर्तव्य। देखो हमने आपको मौलिक अधिकार तो दिए, लेकिन आपके कर्तव्य आपके देश के प्रति, आपके संविधान के प्रति भी तो कुछ बनता है। वो मौलिक कर्तव्य जो है हमने कहाँ से उठाए भैया, सोवियत संविधान से उठाए थे, यानी कि रशिया से उठाए थे। फ्रांसीसी संविधान से क्या उठाया, गणतंत्र। गणतंत्र मतलब जनता का तंत्र, कोई राजा नहीं होगा। ठीक है, राजा का बेटा राजा नहीं होगा, देश के देशवासियों ही जो है एक अपना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुनेंगे। राष्ट्रपति तो खैर सीधे नहीं चुनते, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है, लेकिन जो भी सरकार देश को चलाएगी वो कौन चुनेंगे, वो हमारे देशवासी चुनेंगे, और देशवासी खुद में से ही चुनेंगे। इसे क्या कहते हैं सर, गणतंत्र, यानी कि जनता का तंत्र। ठीक है। दूसरा सर, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। जो प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े गए वो हमने कहाँ से लिए, फ्रांसीसी संविधान से लिए थे। सर दक्षिण अफ्रीकी संविधान से हमने क्या उठाया, संविधान में संशोधन कैसे होगा, अनुच्छेद 368। संशोधन मतलब कि अगर आपको मान लो संविधान के अंदर कोई संशोधन करना है, चेंज लेकर के आना है, बदलाव लेकर के आना है, तो संशोधन वाली प्रक्रिया भी तो होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 368 जो है उसमें संविधान में संशोधन कैसे होगा वो ये लिखा हुआ है, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिया है। राज्यसभा सदस्य की निर्वाचन प्रक्रिया कैसे होगी कि भैया अलग अलग विधानसभाओं से जो है लोग वोट देंगे अपने प्रतिनिधि को, और राज्य से फिर राज्यसभा में आदमी एक चुन के जाएगा। जैसे अभिषेक मनु सिंघवी अभी हार गए। ठीक है, तो राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन प्रक्रिया जो है वो हमने कहाँ से उठाई भैया, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से उठाई। जापानी संविधान से हमने क्या उठाया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तब हम अच्छे से देखेंगे, क्योंकि अभी आप वो सही से समझ नहीं पाएंगे। बस आपको इतना सा याद रखना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, रिव्यू दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई भी अगर समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।